हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया का अतीत वापस लौट आया था और ना चाहते हुए भी माया जैसे उस अतीत को जिंदा नहीं करना चाहती थी, जैसे कि बिछड़े हुए शब्द को जिंदा करना कोई गुनाह हो। लेकिन वो सिर झुकाए कदमों पर बैठे माफी की दरखास्त कर रहा था और माया के भीतर वो पुराना दरवाजा फिर खुला। स्त्रियों के दिल नाजुक होते, चाहे कितने भी जख्म से भरे हों, उनके लिए माफ करना आसान होता है। और बात अगर किसी अपने की हो, बात अगर दिल में बसे इंसान की हो, तो ना चाहते हुए भी दिल माफी की इजाजत दे देता है। कुछ ऐसा ही माया के साथ भी हुआ। माया के दिल का दरवाजा फिर से खुला उस इंसान के लिए जिस पर भरोसे की तलखी टंगी थी, जिसे उसने बरसों पहले बंद कर दिया था। वो लौट आया था और माया जानती थी कि वो अब पहले जैसी नहीं है, लेकिन माया ये भी जानती थी कि आखिर वो माया ही है। वो चाह कर भी इस शख्स से इस हरकत के बाद नफरत नहीं कर सकती थी। हालांकि नफरत तो उसने तब भी नहीं किया था, आज तो ये घुटने पर बैठा था। मैंने तुम्हें माफ किया। और इसके साथ ही वो खड़ा होता है। क्या मैं अंदर आऊं? जब माफ़ी मिल ही चुकी है तो अंदर आने की इजाज़त भी। आओ आरव, बैठो। और इसके साथ ही वो सोफे पर बैठता है। माया की चीज़ें अब भी बेतरतीब सोफे पर पड़ी थी और उसने धीरे से पूछा, तुम अब भी लिखती हो? माया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे ये शख्स किसी माया को जानता ही नहीं था, जैसे ये किसी नए इंसान से मिल रहा था। लेकिन बरसों पहले की आग लिए अब भी जीवित माया जैसे उस इंसान को बखूबी जानती थी। उसने बस एक किताब की ओर इशारा किया जो थोड़ी अधूरी पर खुली हुई थी। कभी किसी ने मेरे शब्द चुरा लिए थे, अब मैं उन्हें दोबारा नहीं लिखती, मैं उन्हें जीती हूँ आरव। माया ने कटाक्ष में वो शब्द कहे थे। माफ करना आसान होता है, अतीत भूलना उतना ही कठिन। माया ने उससे फिर से, चाय पियोगे? नहीं, तुम लौट आए ये ठीक किया, लेकिन अब लौट जाओ, ये इससे भी बेहतर होगा आरव। वो कुछ कहना चाहता था पर माया ने जैसे नजरें फेर ली। उसके अंदर आज कुछ कांपा नहीं, बस एक आवाज थी जो बहुत धीरे से कह रही थी, अब मैं उस उम्र में हूँ जहाँ माफ कर देना आसान होता है, लेकिन दोबारा भरोसा करना उतना ही कठिन। दोपहर की हल्की धूप अपनी सुनहरी यादें लिपटा रही थी। माया के घर का लिविंग रूम। आरव और माया सोफे पर आमने सामने बैठे। टेबल पर अधूरी चाय और कॉलेज के दिनों की यादें रखी थी। हल्की हंसी, कभी कभी खो जाने वाले सन्नाटे और किसी क्षमा का स्पर्श उन दोनों के बीच महसूस किया जा सकता था। और तभी आरव कहता है, माया, मैं जानता हूँ उस वक्त मैंने बहुत कुछ कहा, जो नहीं कहना चाहिए था मैंने वो भी कहा। तुम्हारी किताब को लेकर, तुम्हारे शब्दों को लेकर, तुम्हारी खामोशी को लेकर और तुम्हारे चुनाव को लेकर भी। माया थोड़ी देर चुप रही और उसे देखती रही। आखिर इसी शख्स का तो चुनाव किया था उसने, एक दोस्त, एक हमदर्द के नाते, जिससे जाने अपने जीवन के कितने अनगिनत पल को वो शेयर कर सकती थी, उसे साझा कर सकती थी। और फिर वो कहती है, तुम्हारे कहे शब्द तब भी चुभे थे आरव, पर समय ने सिखाया है कि कुछ चुभने वक्त के साथ मरहम बन जाती है।
इसलिए तुम्हें माफ़ी मिल चुकी, मुझे मरहम मिल गया। आरव, तो मुझे माफ़ कर सकती हो। और माया धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी चाय पूरी करती है। मैंने तब भी किया था आरव, सिर्फ तुमने पूछा नहीं था। माफ़ी तब भी दी थी मैंने तुम्हें। दोनों हंस पड़े। एक पुराना पुल जैसे फिर से जुड़ गया हो। कमरे में गाढ़ा अपनापन था, एक अधूरी दोस्ती की मरम्मत। और तभी सीढ़ियों की लकड़ी पर धीमे कदमों की आहट हुई। आयशा कमरे से बाहर निकली, बाल बेतरतीब, आंखों में नींद और उलझन का मिला जुला असर। पर जो उसने देखा उससे उसकी चाल को रोक दिया था। जैसे कुछ था जो अटका था, जैसे कुछ था जो कह रहा था कि ये सही नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। माया हंस रही थी, वो हंसी जो उसने लंबे समय से माया में नहीं देखी थी। वो हंसी जो उसने माया के मित्र के साथ देखी थी। सामने बैठा एक अनजान युवक बेहद सहज होकर माया की तरफ झुका था, जैसे उसका अतीत वही हो। और माया उस सहजता में खुद को जैसे खो देने के लिए तैयार थी और खुद को खो रही थी। आयशा के भीतर कुछ दरक उठा, जैसे किसी ने उसके भीतर बैठी दीवार पर तेज हथौड़ा मारा हो। वो चुप रही, बस एक पल देखा और फिर हंसती हुई माया को ऊपर से आवाज लगाई। माया मैम, अगर आपकी हंसी खत्म हो गई हो तो एक बार छत पर आएंगी या फिर कमरे में ही आ जाइए, कुछ काम है आपसे। माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो माया को सन्न कर गया था। वो हुकूमती आवाज बेशक पहचानती थी वो। बरसों पहले उसके प्रेम ने वही हुकूमत तो की थी उस पर, जिस पर आज भी माया खुद को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। और आरव के पास से तेजी से उठते हुए जैसे वो आयशा को कुछ दर्शाने की कोशिश कर रही थी, जो इतना आसान भी तो नहीं था। आरव की ओर देखते हुए माया ने देखा, आरव बड़े गौर से आयशा को देख रहा है और इस तरह आरव का आयशा को देखा जाना शायद माया को भी छटक गया था। मैं अभी आती हूँ आरव। और इतना कहकर माया फिर से सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हैं। 1 मिनट में आ रही हूँ। तभी आरव हंसते हुए आंखें आयशा से हटाकर अब माया पर, और माया से वो बड़े ही शरारती अंदाज में पूछता है, क्या ये बहन है तुम्हारी? माया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर नजरें फेर ली, जैसे कि सच बोलना गुनाह हो और झूठ उससे बोला नहीं जाएगा। नहीं, दूर की कोई रिश्तेदार है। छत की रेलिंग से थोड़ी नीचे आयशा ये सब सुन चुकी थी। वो वहीं खड़ी थी उस एक वाक्य के बाद। दूर की कोई रिश्तेदार। शब्द बेहद साधारण थे, पर उनकी धार ने आयशा के भीतर की हर संवेदना को चीर दिया था, जैसे घाव को कुरेद दिया गया हो। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली, जैसे अपने सब्र को शांति की चेतावनी दे रही हो, और अपने होठों को भींच लिया था उसने, जैसे शब्द अब किसी अलंकार में शामिल हो, माया पर वार करने को तत्पर थे। उंगलियां रेलिंग पर कस गई थी दूसरे हाथ की। कितनी तकलीफ में थी आयशा, और इस बात का भान भी नहीं था माया को ये वाक्य कहते हुए। दूर की कोई रिश्तेदार, क्या यही रिश्ता था? उन रातों का कोई नाम नहीं था,
उन फिक्र का, उन बेचैनियों का कोई नाम नहीं था। उन देखभाल, उन लड़ाइयों, उन साझा बिस्तर का क्या सच में कोई मतलब नहीं था? ऐसे जाने कितने ही सवाल आयशा के मस्तिष्क में कौध रहे थे, मानो युद्ध क्षेत्र में अपने अपने हथियार ले तत्पर हो, माया के दिल पर वार करने के लिए। आयशा के भीतर एक आवाज उठती है, तू क्या सोच रही है आयशा कि वो तुझे कुछ नाम देगी, कि उसकी जुबां पर तेरा जिक्र आएगा, उसकी हंसी में तेरा नाम आएगा? कितनी भोली है तू आयशा। आखिर किस रिश्ते से तूने ये सोचा? आखिर तेरा और उनका मुकाबला क्या है? आखिर तू भी तो उस रिश्ते को नकार रही है, फिर ऐसी उम्मीदें कैसे पाल सकती है तू? दिल जैसे खुद आयशा को आईना दिखाने लगा था। वो हंसी, कटाक्ष भरी हंसी जैसे अपने अंदर के हर जख्म को मरहम देना चाह रही हो, लेकिन आंखों से आंसू निकलते हुए ये एहसास करा गए कि ये तकलीफ इन चोटों के साथ और बढ़ने ही वाली थी। जो उसने पहली बार किसी और के साथ माया के चेहरे पर खुशी देखी थी, वो आंखों के मुस्कुराहट जो कभी किसी और के साथ माया ने दिखाई थी, क्या आयशा माया के उस पल को एक क्षण के लिए भी हासिल नहीं कर सकती थी? क्या आयशा माया के इतने लायक भी नहीं थी? और ये सोचते हुए आयशा दबे कदमों से वापस माया के कमरे में चली गई थी। आज वो बस एक दूर की रिश्तेदार रह गई थी। तेजी से वहां पर अपने सामान को उठाते आयशा गेस्ट रूम की तरफ गई, जैसे माया से आज कुछ छिपाना जरूरी हो, जैसे ये डर हो कि माया उसे पढ़ सकती थी। और गेस्ट रूम की खिड़की में अब शाम उतर रही थी। आयशा ने जिसे अपना समझा, उसने ही उसे पराया कह दिया था, और एक संवाद जो जरूरी था, जो चुप रहने के लिए तो नहीं बना था। सूरज की आखिरी किरणें जैसे किसी उदासी की चादर में समा रही थी। कमरे में बस दो ही आवाजें थी, सामान समेटते बैग की जिप और आयशा के रुक रुक कर चल रही सांसें। माया अपने कमरे में दाखिल हुई और वहां आयशा को ना पाकर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला है, वो अंदर कमरे में दाखिल होती है, और जो देखा वो उसकी कल्पना में नहीं था। तुम ये सब क्यों पैक कर रही हो? माया की आवाज़ सधी हुई थी, पर उसमें एक अनजाना डर था, जैसे माया जानती हो कि आखिर इस पैकिंग का कारण क्या है। आयशा ने नजरें नहीं उठाई, क्योंकि अब ठीक हूँ, और ठीक हो गई हूँ तो मुझे जाना होगा। ये घर मेरा थोड़ी है, आप शायद भूल गई हैं माया मैम। पर इतनी जल्दी क्यों? माया ने आयशा की आवाज़ में वो तलखी तो महसूस की थी, और माया ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए पूछा, अभी तुम कमज़ोर हो, कुछ दिन और रुक सकती हो। आयशा ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर कुछ कहर बनकर ठहरा हो, और बोल देना आज गुनाह हो। आपका शुक्रिया माया। माया की आंखों में देखते हुए जाने किस अग्नि परीक्षा की तैयारी में थी आयशा, इस देखभाल के लिए, सब कुछ के लिए। पर अब शायद और रुकना ठीक नहीं, मेरे लिए भी और जज्बातों के लिए भी। क्यों ठीक नहीं?
तुम्हारा कमरा सजाया गया, मेड ने सारी तैयारी की, दीदी ने सारा इंतज़ाम कर दिया, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और मेरा मन, आयशा की आवाज़ काँप गई। क्या उसके लिए भी कोई इंतज़ाम है माया मैम? मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा की चीखें, उसकी आवाज़, क्या उसके लिए भी कोई इंतज़ाम है? बताइए ना माया मैम, क्या आपको लगता है कि मेरा यहाँ रुकना सही रहेगा? दूर के रिश्तेदार आखिर किसी के घर में कितने ही दिन ठहर सकते हैं? बताइए ना माया मैम, आपके पास तो वो शब्दों का खजाना है ना। फिर आप ही बताइए कि आखिर मैं यहाँ इस रिश्ते से रही तो भी कितने ही दिन रह पाऊंगी। और मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने घर नहीं जा सकती। दीदी भी लौट ही आई हैं, तो मेरा घर जाना ज़्यादा सही है। माया चुप, जैसे किसी ने उसके शब्द छीन लिए हों। एहसास तो हो चला था उसे, दूर के रिश्तेदार शब्द का असर था आयशा पे। उसके शब्द चुभ गए थे इसे, लेकिन जानती थी माया कि आयशा के गुस्से का तलब ये सिर्फ माया पर तो नहीं था। आज जब आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं दूर के रिश्तेदार हूँ, तो पता नहीं, पर मुझे भी लगा कि वाकई आखिर इतने दिन तक कैसे किसी के घर पर रुक सकते हैं। कभी कभी ना घर आए रिश्तेदार बेशर्म हो जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ख्वाहिश पाल लेते हैं। ऐसे में घर के मेज़बानों को उन्हें उनका रास्ता और उन्हें उनका हक याद दिला देना चाहिए। मान गए माया मैम आपको। आपके पास ऐसे शब्द हैं जिससे लोग परेशान भी ना हो और उन्हें उनकी जगह भी नज़र आ जाए। तीक्ष्ण थी बोली, हर शब्द जैसे कहर बनकर टूट रहे थे माया के दिल पर। और आयशा की भी शायद यही ख्वाहिश थी। अंदर से जख्मी थी वो, सामने वाले उस इंसान को वो दर्द का एहसास कराना चाहती थी जो अब तक वो खुद झेल रही है। मैंने यूं ही नहीं कहा था, हालात में ऐसे थे। हाँ, हालात में ही तो लोग असलियत दिखा देते हैं। आयशा ने अब माया की आंखों में फिर से देखा था। और वैसे भी आपने गलत कहाँ कहा, रिश्तेदार ने सही, मैं तो एक नॉर्मल जर्नलिस्ट हूँ जो आपका इंटरव्यू लेने आई थी। एक बचपने से जिद की वजह से बीमार पड़ गई और आपको मेरी केयर करनी पड़ी, और उल्टा आपको ग्रेटिट्यूड दिखाने की जगह मैं आपके ही घर में अपना हुकूमत समझने लगी थी। वैसे लोग मुझे अल्लड़ कहते हैं ना, गलत नहीं कहते माया मैम। मैं हूँ शायद, बहुत जल्दी कुछ और बन जाती हूँ। नहीं होना चाहिए ऐसा। हंसी में दर्द, वो दर्द जो अब माया की सीने में उतर आया था। और माया को जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मैंने आपके लिए शायद बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया था। आखिर आप एक टारगेट ही तो थी मेरे लिए, और मुझे उस टारगेट को पूरा करना था। आयशा, मैं तुम्हें रोक रही हूँ। माया की आवाज़ थमी, शब्द नहीं मिल रहे थे। रोकना चाहती हैं या सिर्फ अपने शब्दों का भान उतारना चाहती? आयशा का सवाल सीधा था। एक सवाल पूछती हूँ माया मैम, सच सच जवाब देना। क्या आपके मन में मेरे लिए कोई जगह है या मैं बस जिम्मेदारी हूँ? माया अब भी कुछ नहीं कह सकी। आयशा ने फिर से बैग उठाया। मुझे मेरी दवाइयाँ और रिपोर्ट्स आपके कमरे से लेनी है, लेकर आती हूँ। और बिना कुछ कहे वो बाहर निकल गई। कमरे में बची माया खड़ी थी, न हारी हुई न जीती हुई,
बस एक अधूरी बात की तरह जो दीवार में गूंजती है पर पूरी नहीं होती। नीचे से आरव की आवाज आई, माया कुछ जरूरी काम आ गया, मैं निकल रहा हूँ, बाद में आऊँगा फिर, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। माया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाह बस उस दरवाजे की ओर थी जहाँ से अभी अभी दूर की रिश्तेदार नामक कोई लड़की अपना पूरा वजूद समेट कर बाहर निकली थी। कभी कभी कोई हमें इतना अपना लगने लगता है कि जब वो पराया कहता है तो सबसे ज्यादा अजनबी हम खुद को ही महसूस कर पाते हैं। संवादों के बाद की चुप्पी सबसे बड़ी खलनायक है। और इसके साथ ही फिर माया जब देखती है कि आयशा अब तक नहीं लौटी, वो उसके कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। तभी आयशा माया के कमरे में जाकर उसके बिस्तर पर बैठ जाती है और इसके साथ अपने अंदर की उस बेचैनी को शांत करने की, बोझ को कम करने की कोशिश करती है। लेकिन ये कोशिश नाकामयाब थी। ये कोशिश इतनी आसान नहीं थी और वो जानती थी कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। वापस दवाइयाँ और रिपोर्ट लेकर आने के साथ बैग की जिप बंद हो चुकी। आयशा ने गहरी सांस ली, मानो उसके अंदर कुछ अभी भी नहीं बंधा था। तभी माया, जो अब तक उस कमरे में चुपचाप खड़ी बस आयशा को देख रही थी, कांधे पर झूलती शॉल, माथे पर सिकन और आंखों में अनकहे सैकड़ों बातें लिए धीरे ठहरे लहजे में, रात होने वाली आयशा, कल सुबह निकल जाना, अभी नहीं। और आयशा उलझन के साथ खुद को संयम में रखे हुए, माया मैंने तय कर लिया है और इस वक्त रुकना ठीक नहीं है। माया एक कदम उसके पास आते हुए, ठीक, क्या फिक्र कभी ठीक या गलत होती है आयशा? और आयशा की आंखें झुकी, आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, आप बस मेरी मेजबान थी कुछ दिनों के लिए। माया, रात हो रही है, कल चली जाना, मुझे अभी जाना है। क्यों? क्योंकि अब रुकने की कोई वजह नहीं रही। पहले वजह थी, हाँ, मेरी बीमारी। मुझे मेरे घर में कोई बहस नहीं करता, पर मैं मेहमान हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मेहमान से ऐसे नहीं बात करते, तो रहो। अगर मेहमान बनकर रहने से थक गई तो कुछ और बनकर रहो। ये बातों का और शब्दों का खेल मत खेलिए माया मेरे साथ। मैं खेल नहीं रही, रोक रही हूँ तुम्हें। किस हक से? उस हक से जैसे मैंने तुम्हारी परवाह की थी, तुम्हें भीगते बदन में उठाकर अपने घर लेकर आई थी और बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हारे कपड़े बदले तुम्हारी देखभाल की। उस हक से आप डरावनी बातें कर रही हैं, पर फिक्र डरावनी नहीं होती आयशा। आप समझ नहीं रही माया, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, तो मत समझो ना। किसने कहा है कि समझना हर चीज़ ज़रूरी है? बस रुको आज की रात। पर मैं बंधना नहीं चाहती, मैंने तुम्हें कभी बांधा ही नहीं आयशा, मैं बांधती नहीं हूँ। आप मुझे कपा देती हैं। मैंने कहा ना, बंधन मेरा अधिकार नहीं है, वो जो है वो तुम महसूस कर रही हो, वो मेरा अधिकार नहीं है। और एक लेखिका कभी किसी को बांध ही नहीं सकती। स्वतंत्रता लेखिका और लेखक की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन मैंने कह दिया, तुम आज नहीं जाने वाली। आयशा अपनी जिद पर अड़ी रही। तो जो मैं महसूस करती हूँ उसका नाम क्या है? आयशा ने यूं ही पूछ लिया। हर एहसास का नाम जरूरी नहीं है, तो बस यूं ही महसूस करते रहेंगे हम उसे।
माया अब बेहद पास, आवाज गहराई में भींची हुई। मैंने कहा ना आयशा, मेरे घर में मुझसे कोई बहस नहीं करता। एक सिहरन माया के आयशा के दोनों कांधे पर हाथ थमा देने के साथ ही एक सिहरन उतर गई थी और माया जैसे एक आदेश पास करती है, आज तुम यहीं रुकोगी आयशा, और ये बात सच है। इतना कहकर माया उस कमरे से बाहर आ गई। बेचैनी आयशा के बदन में तैर गई थी। मस्तिष्क जैसे हर विचारों से खुद को आजाद कर चुका था और आयशा के होठों पर जैसे दिल की खिलती हुई मुस्कान नजर आ रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और हाँ, स्माइल करना मत भूलना मेरी जान। स्माइल प्लीज। हाय हाय हाय।